हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एट द सेम टाइम आप अपनी स्टडीज़ का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर क्लास 8 का लेकर हम आज हाजिर हैं अपनी इस रेडियो कक्षा में। अभी तक बच्चों हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो लेटर मुगल पीरियड था, जो लेटर मुगल रूलर्स थे, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि फैक्शनल पॉलिटिक्स भी मुगल दरबार में होने लगी थी। उसके अलावा ड्यू टू देयर ओन इनकॉम्पिटेंसीज। तो ये तमाम चीज़ों ने कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट किया कि जो बाहर से ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फ्रेंच की थी या पोर्टुगीज कंपनी थी या फिर डच थी, दे कुड थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग देयर स्कोप। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किस प्रकार ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, कैसे कैसे इतने बड़े जो सब कॉन्टिनेंट था भारत का, उसको किस प्रकार एक ट्रेडिंग कंपनी ने अपने आधिपत्य में लिया, और जो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्हाट हैपेंड टू देम, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दैट एग्रेसिव पॉलिसी फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही आज हम आपसे इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों एक छोटी सी आपको जानकारी हम ये देना चाहेंगे कि आखिर ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती हैं या क्या होती थी। तो आपको बताते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये बताया जाता है कि 1600 के आसपास जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक रॉयल चार्टर जो होता है, एक तरीके का हम कहें कि एक आदेश पारित किया इस कंपनी के नाम, जिसका अर्थ ये होता था कि जो ये कंपनी है वो बिना किसी कंपटीशन के भारत या जो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उनके साथ व्यापार कर सकती थी। और बच्चों उस समय जो स्कोप था, दे वर लार्जली मर्केंटाइल कंपनीज। तो उस समय जो मर्केंटाइल कंपनीज होती थी उनका, या आज भी उनका जो सिंपल वे ऑफ फंक्शनिंग होता है वो इस प्रकार से होता है कि दे वुड परचेज समथिंग, दे वुड परचेज सम स्टफ फ्रॉम वन प्लेस एंड देन सेल इट एट सम अदर प्लेस एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो केवल खरीदना और बेचना, उसके बीच में जो मार्जिन होता है, दैट इज देयर प्रॉफिट। तो उस ट्रेडिंग के लिए उस कंपनी को चार्टर मिला उनकी क्वीन की तरफ से। सिमिलरली यदि हम बात करें फ्रेंच कंपनी की इनफैक्ट, या डच कंपनी की या पोर्टुगीज कंपनी की, तो वो भी अपने देश से इसी प्रकार के चार्टर लेकर जो ईस्ट एशिया था वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए आई। अब समस्या ये थी कि सारी की सारी कंपनीज ही चाहती थी कि उनका कंट्रोल रहे इस ट्रेड पर, एंड दैट लेड टू fierce battles between all of them, that sometimes that would happen in sea itself। वहाँ क्या होता था कि कभी कभी जो बड़े बड़े उनके शिप्स होते थे, एक दूसरे के वो शिप्स को डुबा देती थी, एंड दे वुड अटैक ईच अदर थ्रू द सी। तो इस तरीके के से वो चीजें होने लगी, और अल्टीमेटली जब उन्होंने अपने स्टैब्लिशमेंट भारत में बनाने शुरू किए अलग अलग जगह पर, जैसे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हुगली जो कलकत्ता के पास में है नदी, वहाँ उसके पास में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और वहाँ से इन्होंने अपना बेस शुरू किया। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनीज ने अपने बेस बनाए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसने सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि उनकी एम्बिशंस को भी बढ़ावा दिया, और कहीं ना कहीं इट प्रोवाइडेड देम विद द करेज विच वाज नीडेड फॉर देयर एक्टिविटीज़ टू बी एक्सपेंडेड, वो था कि ब्रिटिश कंपनी ने एक फरमान हासिल किया। फरमान होता है बच्चों एक, जैसे अभी हमने रॉयल चार्टर की बात की, इसी तरीके से जो मुगल साम्राज्य में जब कोई रॉयल ऑर्डर पास होता था उसको फरमान बोला जाता था। तो फरमान मुगल एम्परर औरंगजेब से उन्होंने लिया कि वो जिस एरिया में, कलकत्ता के आसपास का जो एरिया था, वहां पर वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो मुगल शासक थे वहां पर, जो गवर्नर थे, दे वुड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम कंपनी, जिससे कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रिविलेज लेते लेते कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेंथ थी उनकी बढ़ती है ईस्ट इंडीज कंपनी की। हमने आपको बताया कि किस प्रकार म्यूचुअल बैटल्स भी सारी कंपनीज में होते रहे। वी टॉक अबाउट देम साइमल्टेनियसली व्हेन वी डिस्कस ब्रिटिश एक्सपेंशन, क्योंकि बहुत सारे जो रूलर्स थे दे ऑब्जेक्टेड टू इट। वी टॉक अबाउट मैसूर, वी टॉक अबाउट मराठास। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के दौरान, वो था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे उस समय, मुर्शिद कुली खान, और उनके बाद फिर अलवर्दी खान हुए और सिराजुद्दौला हुए, तो उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके द्वारा जो भी ये प्रिविलेज थे, दे ऑब्जेक्टेड टू दोज प्रिविलेज सिंस देयर वाज हार्डली एनी डिफेक्टो अथॉरिटी विद मुगल एम्परर। तो दे ऑब्जेक्टेड टू द प्रिविलेज बीइंग कन्फर्ड ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो इस तरीके से एक स्ट्रगल वहाँ पर हुआ, हम कह सकते हैं दोनों ही पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अवध के नवाब और कंपनी के बीच में। दैट अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया, उसमें स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज डिसीट। और हम कह सकते हैं कि जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके खुद की आर्मी ने, उनके एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे जो उनके कमांडर थे, ही डिड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही डिसर्टेड फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो अल्टीमेटली दैट रिजल्टेड इन सिराजुद्दौला's डिफीट। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट था वो ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अवध पर कंट्रोल था। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कंपनी की हेल्प की, जैसे कि मीर जाफर थे। मीर जाफर को दे इंस्टॉल्ड मीर जाफर एज नवाब ऑफ अवध। ये कंपनी की पॉलिसी रहेगी, आगे भी आप देखेंगे कि जो उनके लिए फेवरेबल लोग होते थे, दे वुड इंस्टॉल देम एट पोजीशन ऑफ पावर्स अल्टीमेटली टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम देम। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की पॉलिसी को अपनाया। तो ये तो एक तरीके से शुरुआती हम आपको बताते हैं। तो इसके बाद अवध के बाद और धीरे धीरे दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी। उसके बाद में एक जो नया एक स्टेप उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो था दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो जो रेजिडेंट्स होते थे, दे वर ऑल पावरफुल एंड दे वुड रिप्रेजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी इन किंग्स कोर्ट। माना ये जाता था कि डिफैक्टो जो पावर होती थी वो रेजिडेंट के पास होती थी, इनडायरेक्टली वी कैन से कि कंपनी के हाथ में पावर होती थी। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और कभी कभी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेजिडेंट होता था दैट वुड रिपोर्ट टू कंपनी कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, और उसके प्रीटेक्स्ट पर अनेक्स कर लेती थी। इसमें हमने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट पॉलिसी रही थी, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की पॉलिसी थी, जिसमें एक जो सब्सिडरी अलायंस का एक डॉक्ट्रिन कंपनी ने निकाला, जिसके तहत होता था कि कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रदान करती थी किंगडम को, राज्य को, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि जो राजा होता था ही वाज नॉट अलाउड टू हैव आर्मी ऑफ हिज ओन। रादर जो कंपनी थी वो एक आर्मी को मेंटेन करती थी और उसका एक्सपेंडिचर राजा को बेयर करना पड़ता था। और कभी कभी मान लीजिए कि राजा एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो नहीं दे पाए हैं, तो उसके भी ग्राउंड पे कंपनी उनको हटाकर किसी और को राजा बना देती थी विद मोर विगरस रूल्स, विद मोर ट्रिब्यूट एंड मोर एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से ये सब्सिडरी अलायंस का एक डॉक्ट्रिन था कंपनी का। लेकिन बच्चों, जैसा हमने कहा, हमेशा ऐसा नहीं था कि इनडायरेक्टली ही कंपनी डील करे। देयर वर इंस्टेंसेस वेयर कंपनी हैड टू डील डायरेक्टली, वेयर कंपनी हैड टू वेज वॉर अगेंस्ट सर्टेन टेरिटरीज, सर्टेन किंगडम्स। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर उस समय थे, हम हैदर अली की बात करते हैं, इनफैक्ट हम मैसूर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हैदर अली शासक थे और उनके बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान हुए। तो वहाँ पर कंपनी को डायरेक्ट बैटल वेज करना पड़ा, क्योंकि बोथ हैदर एंड टीपू दे वर वेरी एम्बिशियस एंड स्पेशली टीपू सुल्तान वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच कंपनी, या जो फ्रेंच थे उनके इन्फ्लुएंस में थे, और वहां पर उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज भी किया था। तो कंपनी वाज इन अ वे ईयरफुल ऑफ टीपू सुल्तान्स आर्मी। तो वहां हम देखते हैं कि 3 वॉर्स कंपनी और मैसूर के रूलर्स के बीच में होते हैं, जहां पर अल्टीमेटली टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग फॉर हिज फ्रीडम इन 1799। उसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट जो किंगडम था वो मराठास का था। मराठास को भी 3 बैटल्स में लगभग 1782 का एक बैटल था। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1819 में अल्टीमेटली मराठास की जो पावर थी वो क्रश कर दी गई कंपनी के द्वारा। जो पेशवा विच वाज नॉमिनल हेड ऑफ मराठास, उसको पेंशन देकर भेज दिया गया। यदि हम देखें कि मराठास को हराने के बाद और मैसूर को हराने के बाद अब कंपनी का लगभग साउथ इंडिया पे तो पूरा ही कंट्रोल था, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी की भी स्थापना की, जिसका मतलब था कि अब जो ब्रिटिश पावर है वो पैरामाउंट है सब कॉन्टिनेंट में। कुछ और भी उसके विरोध हुए, जैसे कि तूर की रानी चिन्नम्मा ने कई साल विरोध किया, और इस प्रकार के छोटे छोटे विरोध कंपनी को झेलने पड़े। अब इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था नॉर्थ वेस्ट पार्ट भारत का। हम देखते हैं सिंध और पंजाब के जो रूलर्स थे, या अफगानिस्तान भी वहां पर था, उसको फिर कंपनी ने, चूंकि देयर वाज अ थ्रेट फ्रॉम रशिया एज वेल, तो कंपनी सॉट टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के जो रूलर थे उनको पराजित किया, फिर सिंध में डोमिनेंस स्थापित किया, उसके बाद पंजाब में। लगभग पूरे भारत में कंपनी का शासन यहाँ पर हो चुका था। इसके बाद सिंस दे एस्टैब्लिश्ड पैरामाउंट ओवर एंटायर इंडिया, दे थॉट अबाउट एडमिनिस्ट्रिंग इट। तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कुछ एक्ट्स भी पास किए, जहां पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। दैट वाज लार्जली बिकॉज दे वांटेड टू स्मूथन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार बच्चों, ये तो था कंपनी का एक पैरामाउंट पावर बनना भारत में। इसके बाद अब चूंकि इट डज नॉट हैपन कि कोई बाहर की पावर आकर हमारे ऊपर शासन करे, तो देयर वर बाउंड टू बी सम रिवॉल्ट्स, देयर वर बाउंड टू बी सम रिटेलिएशन।
अब इन्हीं रिवोल्ट्स, इन्हीं रिटेलिएशन का एक परिणाम था जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद किस प्रकार पॉलिसी रही कंपनी की और किस प्रकार भारतीयों को एक होने का मौका मिला और उन्होंने इसका जवाब दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो कक्षाविद ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद में। आज के लिए मुझे शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।